जय हिंद। आप सबका स्वागत है आज एजुकेशन सेंटर के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग जो है एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स के, जिसमें ऑलरेडी हमने जो है 12 चैप्टर ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो कृपया एक बार पीछे जाके जो है प्लेलिस्ट से जो है उन सबको एक बार वॉच कर लें, ताकि आप एक बेसिक समझ आपकी विकसित हो सके। हम लोग जो है इससे पहले जो है यूनिट डायमेंशन से लेके जो है हीट एंड टेम्परेचर तक के सारे एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो है आज जो है वेव और साउंड से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर होगा वो साउंड और एमसीक्यू साउंड और जो है वेव से रिलेटेड एमसीक्यूज पर बेस होगा। इसमें ऐसे सारे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो पीछे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, प्लस इनके निकट भविष्य में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें आने की संभावना ज़्यादा है। तो हम लोग ऐसे ही सारे प्रश्नों को यहाँ पे क्या किया गया, समावेशित किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, स्वर स्वर पूछा जा रहा है कि स्वर एक ऐसी ध्वनि है, स्वर कैसी ध्वनि होती है। ठीक है, स्वर कैसी ध्वनि होती है। तो हम लोग को पता क्या होती है, स्वर एक तरह का जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने वाली ध्वनि होती है। तो संगीत में इसका मायने अलग होता है, यहाँ अपने साउंड की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे स्वर क्या होता है, तो जैसे स्वर जो है इसमें क्या होती है, इसमें बहुत सारी आवृत्तियां होती है। स्वर में बहुत सारी आवृत्तियां होती है। जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है हमारे जो संगीत होता है, संगीत में क्या होते हैं, संगीत में सात जो है आपके जो स्वर होंगे, सात स्वर होते हैं। कौन कौन से, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। सा रे गा मा पा धा नी, यहाँ से होता है सात। और फिर जो है ये क्या होता है, लास्ट वाला जो है फिर से इसको रिपीट करने लगता है। नहीं, तो यहाँ पे आपके टोटल सात होते हैं। ठीक, और फिर लास्ट वाला जो होता है, आठवां जो स्वर होता है, वो पहले वाले को रिपीट करता है। टोटल मूल रूप से सात ही होते हैं। तो इनमें देखिएगा तो इनका जो है सबका अपना अपना क्या होता है, एक आवृत्ति होता है। 265 हर्ट्ज है किसी का, तो किसी का जो है आपका जो है 286 हर्ट्ज है। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सबका जो है अलग अलग हर्टज होता है, सबका अलग अलग जो है हर्टज का वैल्यू होता है। 294 है किसी का हर्टज, या फिर जो है इसका देखेंगे तो ये 300 जो है आपका अराउंड 330 के आसपास जो इसका हर्टज होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे जो संगीत में जो स्वर होते हैं, सारे गाँव बा, सबका क्या होता है, सबकी आवृत्तियां जो है भिन्न भिन्न होती हैं। सबकी आवृत्तियां क्या होंगी, भिन्न भिन्न होती है। इस तरह से देखा जाए तो स्वर में, एक ही स्वर में जो है आपको बहुत सारी जो है आवृत्तियां सुनने को मिल जाएंगी। तो एक ही स्वर होगा, उसमें क्या होगा, बहुत सारी आवृत्तियां आपको सुनने को मिल जाएंगी। एक ही स्वर में आपको भिन्न भिन्न आवृत्ति जो है सुनने को मिल जाएगी। तो ये होता है अपना जो है, आप देखेंगे यहाँ पे तो सात स्वर है, और सातों स्वर में जो है आपको अलग अलग आवृत्तियां सुनने को मिल जाएंगी। इसका मतलब जो आपका जो स्वर होगा वो किससे मिलकर बना होगा, स्वर क्या होगा, स्वर में तो बहुत सारी आवृत्तियां होंगी। ठीक है, स्वर में क्या होगा, बहुत सारी, एक से अधिक आवृत्तियां होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, अलग अलग आवृत्तियों से मिलकर बना है आपका स्वर। तो स्वर में दो नहीं होती है, स्वर में दो नहीं होती है, एक भी नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक से अधिक, दो या दो से अधिक होती हैं। बहुत सारे जो है आवृत्तियों से मिलकर बनता है आपका स्वर। और जब क्या होता है, जब एक ही बार बार रिपीट होने लगता है, जब एक ही स्वर क्या होता है बार बार रिपीट होता है, एक ही आवृत्ति बार बार रिपीट होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओवरटोन बोलते हैं हम लोग। ओवरटोन कहा जाता है उसको। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यांत्रिक पियानो की किसी कुंजी को, यांत्रिक पियानो की किसी कुंजी को पहले धीरे से और फिर जोर से दबाया जाता है। पहले धीरे से और फिर जो है जोर से दबाया जाता है। तो बोल रहा है कि जो है कोई यांत्रिक जो है पियानो है, यांत्रिक पियानो के जो है बोल रहा है जो है किसी यांत्रिक पियानो की जो है किसी कुंजी को पहले धीरे से किया जा रहा, और फिर क्या किया जा रहा है, उसको जोर से दबा दिया जा रहा है, फिर उसको जोर से हो रहा है। तो होगा क्या, तो पहले क्या किया गया है, पहले उसको पहले पियानो की किसी कुंजी को जो है पहले धीरे से और फिर उसको जो है जोर से दबाया गया। तो इससे क्या होगी, तो इससे जो है आपका जो है पहली ध्वनि से जो है, तो आपका जो पहले धीमे किया गया था और फिर जो है जोर से किया गया, नहीं, तो इससे क्या होगा कि हमेशा याद रखिए, जो दूसरी ध्वनि उत्पन्न होगी, जो दूसरी ध्वनि उत्पन्न होगी उसकी क्या होगी, उसकी प्रबलता जो है अधिक हो जाएगी और उसका जो है तारत्व भिन्न हो जाएगा। कैसे, जरा देखिए तो।
हम लोग को पता है ध्वनि क्या है, ध्वनि एक तरह का अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि ये क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंग मतलब कि ये जो है संपीड़न और विलयन के माध्यम से जो है आगे बढ़ती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा ध्वनि के केस में कि याद रखिएगा कि जब हम इसको, पहले क्या बोल रहा है कि पहले इसको धीरे धीरे से किया, पर जब पहले से धीरे धीरे करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी वेव फॉर्म होगा वो क्या होगा, थोड़ा दूर दूर बनेगा। लेकिन जैसे इसको क्या किया गया, दूसरी बार इसको जो है जोर से दबाएगा, जब इसको जोर से दबाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका वेव फॉर्म जो बनेगा वो क्या होगा, सघन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बार जब जगाएंगे तो क्या होगा, वहां पे सघन होगा। और जब याद रखिएगा जब पहली बार हम धीरे धीरे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहां पे जो आपका जो वेव फॉर्म बन रहा है बहुत क्या होगा, बहुत कम बनेगा। लेकिन जब उसको हम दबाएंगे तो क्या होगा, आपका सघन बनेगा। और सघन में क्या होगा, वेव फॉर्म जो है आपका एक अलग तरीके से बनेगा। ठीक है, तो जो सघन होगा, सघन के पास क्या होगा, यहाँ पे ये सघन होगा और ये क्या होगा आपका विरल होगा। हमेशा याद रखिए जो सघन के पास होती ऊर्जा अधिक होती है, जो सघन होगा, ठीक है, ये आपका जो है सघन, जो है सघन तरंग होगी। सघन तरंग की क्या होती है, ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, सघन तरंग की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। सघन तरंग की ऊर्जा अधिक होती है। और हम लोग को पता है जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा जो है ध्वनि की, हम उसको प्रबलता के रूप में मापते हैं। ठीक है, ध्वनि की ऊर्जा जो है प्रबलता के रूप में मानी जाती है। तो आपकी जो, अगर हमसे पूछा जाए कि जो है ध्वनि की जो ऊर्जा होगी, तो ध्वनि की ऊर्जा को हम कैसे व्यक्त करते हैं, तो ध्वनि की ऊर्जा को हम लोग जो है, ध्वनि की ऊर्जा को हम लोग जो है या तो उसकी तीव्रता, ठीक है, या उसकी जो है प्रबलता के रूप में हम उसको व्याख्यात कर सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता के रूप में उसको व्याख्यात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ध्वनि की जो आपका जो प्रबलता होती है, ध्वनि की जो प्रबलता होती है, ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो जहां पे सघनन होगा, सघनन में क्या होता है, जब आप उस पर दाब बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप उस पर, सघन में क्या होता है, दाब और घनत्व अधिक होता है। जहां पे सघन होगा वहां पे दाब और अधिक, दाब और घनत्व जो है क्या अधिक होगा। तो दाब और घनत्व अधिक होने के कारण क्या होगा, वहां पे क्या होगा, आयाम का मान अधिक हो जाएगा। आयाम का मान अधिक होने के कारण क्या होगा कि वहां पर जो है आपकी प्रबलता अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो जहां पे हम उसको दबाएंगे, जोर से जहां पे दबाएंगे, जोर से दबाने पे क्या होगा, दाब और घनत्व बढ़ेगा, वहां पे आयाम का मान बढ़ जाएगा। आयाम बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी प्रबलता बढ़ जाएगी। प्रबलता बढ़ने का मतलब ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि वो पहला जो आपका जो पहली दूसरी जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो पहली ध्वनि से क्या होगी, ज्यादा प्रबल होगी। ठीक है, ज्यादा प्रबल होगी, परंतु इसका जो है तारत्व भिन्न नहीं होगा। ठीक है, तारत्व जो है वही होगा। हम लोग को पता है एक ही तारत्व की ध्वनि में प्रबलता अलग अलग हो सकती है। तारत्व, तारत्व जो है पिच पर निर्भर करता है। पिच, सॉरी, आपका जो तारत्व होता है उसको हम पिच बोलते हैं, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जिसकी आवृत्ति अधिक होती है उसका तारत्व जो है अधिक होता है। यहाँ पे क्या है कि समान आवृत्ति में, समान आवृत्ति में प्रबलता का मान भिन्न भिन्न हो सकता है। हो सकता है समान आवृत्ति की ध्वनियां हो लेकिन उनकी क्या हो, प्रबलता उच्च हो। प्रबलता का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रबलता जो है आपका जो है एम्पलीट्यूड पर निर्भर करेगा। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा बड़ा बड़ा है, आयाम ज्यादा बड़ा बड़ा है, तो प्रबलता का मान बढ़ जाएगा, जबकि आवृत्ति उतनी रहेगी। आप इसको समझ सकते हैं ऐसे कुछ करके, जैसे मान लीजिए कोई वेव फॉर्म है, तो यहाँ पे अगर इसको आप देखेंगे तो ये देखिए जरा, ये जो इसका अधिकतम विस्थापन होता है इसी को हम आयाम बोलते हैं। ठीक है, ये आयाम होता है, ये जो है आयाम होता है। तो हमारा जो प्रबलता होती है, हमारी जो प्रबलता होती है, प्रबलता किस पर निर्भर करती है, प्रबलता समानुपाती होती है आयाम के स्क्वायर के। ठीक है, आयाम के स्क्वायर के। अब यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को देखिए, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितने होगी, एक हो जाएगा। एक पूरा चक्कर लगाने में लगा गया समय, यहाँ पे 2 चक्कर। तो यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति जो है आपकी, आवृत्ति आपकी जो है यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये है अपना, ये प्रबलता है, आवृत्ति। अब जरा देखिए एक दूसरा वेव फॉर्म हम बनाते हैं। एक दूसरा वेव फॉर्म मान लीजिए बनाया जाए, और एक दूसरा वेव फॉर्म कुछ ऐसे बनाते हैं, ये जरा देखिएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे आवृत्ति अभी भी क्या है, यहाँ पे आवृत्ति आप देखिए तो अभी भी आवृत्ति क्या है, आवृत्ति अभी भी 2 है। यहाँ पे देख रहे हैं, एक चक्कर यहाँ तक, आधा चक्कर, आधा चक्कर, एक चक्कर, फिर यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर, 2 चक्कर, आवृत्ति अभी भी एक है। लेकिन जरा देखिए आयाम नहीं लग रहा है कि आयाम का मान थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पे आयाम बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, विस्थापन अधिक हो गया कि नहीं हो गया। तो चूंकि यहाँ पे आयाम अधिक है, और हम लोग को पता है कि प्रबलता किस पर निर्भर करता है, प्रबलता जो है समानुपाती होता है आयाम के स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये आयाम का मान अधिक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रबल ध्वनि होगा। लेकिन आवृत्ति क्या है, बराबर है कि नहीं बराबर है, इसलिए आवृत्ति जो है,
आवृत्ति अगर जो है आवृत्ति सेम हो सकती है, तारत्व सेम हो सकता है, ठीक है, तारत्व सेम हो सकता है, लेकिन उसकी प्रबलता का मान अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि उसका क्या होगा, तारत्व अलग हो जाएगा, परंतु इसका तारत्व क्या होगा, भिन्न नहीं होगा। एक ही तारत्व होगा लेकिन उसका क्या होगा, प्रबलता का मान अलग हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि पहली ध्वनि की अपेक्षा जो दूसरी ध्वनि होगी आपकी क्या होगा, वो दूसरी दूसरी जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो पहली ध्वनि से प्रबल होगा और उसका तारत्व क्या होगा, भिन्न नहीं होगा, तारत्व सेम होगा। दोनों का तारत्व सेम होगा क्योंकि वाद्य यंत्र सेम है। वाद्य यंत्र सेम है तो क्या होगा, वाद्य यंत्र सेम होने के कारण जो है उसमें आवृत्ति तो सेम निकालेगा लेकिन उनका जो है प्रबलता का मान बदल जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप ज्यादा उसको जोर से जो है कुंजी को कसेंगे, ज्यादा कुंजी को तेज कसेंगे तो प्रबलता बढ़ जाएगी, उसको ढीला कर देंगे तो क्या होगा, प्रबलता कम हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे कैसे हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि दूसरी जो बार जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसका प्रबलता का मान अधिक होगा लेकिन उसका तारत्व वही होगा, भिन्न नहीं होगा, पहले वाले के बराबर ही होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहली ध्वनि से प्रबल होगा परंतु इसका तारत्व भिन्न नहीं होगा। अगर कब, जब यांत्रिक पियानो को किसी कुंजी से पहली बार जब उसको क्या करेंगे, धीरे से करेंगे, तो धीरे से करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो है प्रबलता कम रहेगी, उसकी प्रबलता कम होगी, आवृत्ति सेम होगी, तारत्व का मान सेम होगा। लेकिन जब दूसरी बार उसको जोर से करेंगे तो क्या होगा, उसकी प्रबलता बढ़ जाएगी लेकिन तारत्व अभी भी वही रहेगा। तो इस तरह से हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि वायु में गमन करती है यदि, तो हम लोग को पता है ध्वनि क्या है, ध्वनि एक तरह से जो है ध्वनि तरंग के रूप में कंपन करती है। हमेशा याद रखिएगा जो हमारी जो ध्वनि होती है, ध्वनि जो है ये जो है आपका तरंग के रूप में गमन करती है। ठीक है, और तरंग क्या होता है, तरंग जो है माध्यम के कणों के कंपन विक्षोभ, कंपन विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा तरंग क्या होता है, एक तरह से हम अगर बोलें कि तरंग क्या होगा तो तरंग एक तरह का क्या है, विक्षोभ है। तरंग एक तरह का क्या है, तो तरंग एक तरह का जो है विक्षोभ होता है। और हम लोग को पता है तरंग, ध्वनि भी एक तरह का तरंग है, इसका मतलब ध्वनि भी क्या है, ध्वनि भी एक तरह का विक्षोभ है। ठीक है, विक्षोभ आप देखें कभी हम लोग क्या करते हैं, कोई एक रस्सी को किसी आधार से बांधिए, यहाँ से एक रस्सी को बांधिए आधार से, और इसको जब हम क्या करते हैं, इस रस्सी को जब यहाँ से पटकते हैं, इसको खींच के पटक दिया जाता है तो देखते हैं एक वेव बनता है और ये क्या होता है, धीरे धीरे जो है ये आगे बढ़ते जाता है। कुछ समय बाद ये यहाँ पे चला जाएगा और एक समय बाद क्या होता है, ये यहाँ पे जाके हिट कर देगा। तो देख रहे हैं वो जो बढ़ता है, हम लोग रस्सी को जब पीटते हैं तो क्या होता है, रस्सी के जो कण होंगे, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो है कंपन उत्पन्न होता है, वही कंपन क्या होता है, एक विक्षोभ के रूप में आगे बढ़ता है। याद रखिएगा माध्यम के कण कहीं नहीं जाते, माध्यम के कण वैसे को वैसे ही है, रस्सी की लंबाई बदलती थोड़ी ना, रस्सी की लंबाई जस की तस रहती है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो हमने जो है कंपन उत्पन्न किया जो एक विक्षोभ का रूप लेगा और यही विक्षोभ क्या करेगा, वो आगे ट्रेवल करेगा। ठीक है, आगे ट्रेवल करेगा तो हमारा ध्वनि भी जो है क्या करता है, इसी तरह से ट्रेवल करता है। ध्वनि भी एक तरह से क्या होता है, माध्यम के जो कण होते हैं उनका जो कंपन होता है और कंपन से जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वही विक्षोभ क्या होता है, आगे बढ़ता है और हमारा ध्वनि जो है इसी से आगे बढ़ती है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो ध्वनि जो है किस रूप में जाएगा, तो विक्षोभ के रूप में आगे बढ़ेगा। यहाँ पे पूछ रहा है जो है माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे का स्थान गमन, माध्यम के कण कभी गमन नहीं करते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता ना हो, तो आर्द्रता ना हो तो क्या होगा, ध्वनि की चाल कम हो जाएगी, आर्द्रता अधिक होनी चाहिए। यहाँ क्या होता है, विक्षोभ जो है गमन करे, जो विक्षोभ होता है वो गमन, कण नहीं, विक्षोभ गमन करेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे लास्ट में कण एवं विक्षोभ दोनों ही एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान से गमन, कण नहीं करता, विक्षोभ करता है, केवल कण नहीं कर सकता, विक्षोभ करेगा। ठीक है, कण नहीं विक्षोभ करता है अपना। तो इस तरह से देखा जाए तो ध्वनि कैसे गमन करेगा, ध्वनि वायु में जो है एक विक्षोभ के रूप में गमन करता है। कण वही आपका जो है माध्यम के कण कहीं नहीं जाते, माध्यम के कण कहीं नहीं जाते और आपका जो है ध्वनि जो है विक्षोभ के रूप में आगे बढ़ते जाता है। कैसे, संघनन और विरलन के रूप में नहीं, आपका जो है ध्वनि कैसे बढ़ता है आगे, तो ध्वनि जो है आपका विरलन और संघनन के रूप में बढ़ता है, विरलन और संघनन के रूप में जो है आगे बढ़ता है, विरलन और संघनन, संघनन के रूप में जो है ये आगे बढ़ता है। ठीक है, विरलन और संघनन के रूप में जो है ध्वनि आपकी आगे बढ़ती रहती है। तो इस तरह से हमारा ध्वनि क्या होगा, ध्वनि एक विक्षेप के रूप में जो है वायु में गमन करती है, विक्षोभ।
के रूप में जो है गमन करेगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अवस्रव ध्वनि सुन सकता है। अब बात आती है यहाँ पे अवस्रव ध्वनि। हम लोग को पता है कि ध्वनि जो है, हमारा जो साउंड 3 तरह का होता है। हमारा जो साउंड 3 तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग जो है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक को ही हम लोग बोलते हैं जो है अपश्रव्य। दूसरा होता ऑडिबल, जिसको बोलते हैं हम लोग जो है श्रव्य। और तीसरा बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, पराश्रव्य। पराश्रव्य, ठीक है, ये 3 तरह का होता है। तो आपका जो है ये जो होता है, जो इंफ्रासोनिक होता है, ये क्या होता है, ये 20 हर्ट्ज से कम होता है। 20 हर्ट्ज से कम, ये 20 हर्ट्ज से कम होता है। ये जो है ऑडियो है, हम सुन सकते हैं, ये 20 हर्ट्ज से लेके जो है 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20,000 हर्ट्ज होता है। ये क्या होता है, तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। तो 3 तरह की ध्वनि होती है। 3 तरह की जो है आपका जो है तरंग होगा, जो तरंग जो है 3 तरह से ऐसे गमन करेगा, जिसमें से एक होगा आपका इंफ्रासोनिक, ऑडियोबल और अल्ट्रासोनिक, जिसमें से हम केवल मानव जो है इसको सुन सकता है। हमारे लिए, हमारे कान इसको सुन सकते हैं मानव, ठीक है। तो हम इसको सुन सकते हैं, मानव इसको सुन सकता है। जबकि जो है इंफ्रासोनिक की बात करेंगे तो इंफ्रासोनिक जो है हाथी है, आपका जो है गैंडा है, हाथी गैंडा है, आपका जो है ब्लू व्हेल होती है, जो ब्लू व्हेल, वो दरियाई घोड़ा, ये सब सुन सकते हैं, ठीक है। और इंफ्रासोनिक में कौन सा आता है, तो भूकंप की तरंगे आती हैं। भूकंप के समय जो तरंगे निकलती हैं वो सब आती है। आपकी हार्ट बीट जो है इंफ्रासोनिक है। ऑडियो वेव हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक ये जो है इसकी जो है एनर्जी हाई होती है, इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ठीक है। ऊर्जा इसकी जो है सबसे अधिक होती है, इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। और इसको कौन सुन सकता है, तो इन सबको जो है आपका कुत्ता वगैरह है, कुत्ता है, आपका जो है बैट है यानी चमगादड़, चमगादड़ है आपका, बैट है, नहीं, ये सब जो है इसको आसानी से जो है सुन सकते हैं। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है अवस्रव। अवस्रव ध्वनि मतलब जिसकी आवृत्ति क्या हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, ऐसा वाला। तो 20 हर्ट्ज से जो कम होगा उसको गेंडा सुन सकता है, राइनोसोरस, राइनोसोरस इसको सुन सकता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर राइनोसोरस हो जाएगा। कुत्ता के लिए क्या करते हैं, कुत्ता के लिए हम अल्ट्रासोनिक होता है, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक हो जाता है। चमगादड़ के लिए जो है, ये जो है आपका चमगादड़ के लिए जो होता है, यहाँ पे भी अल्ट्रासोनिक होता। चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक किरणों को उत्पन्न भी कर सकता है, सुन भी सकता है। ये अपने रात में जो है अपने गमन के लिए जो है इसी का इस्तेमाल करता है। चमगादड़ रात में जब ट्रेवल करता है तो अवरोध आगे है या नहीं है उसका पता लगाने के अल्ट्रासाउंड जो है भेजता है। तो अल्ट्रासाउंड तरंगे जाएंगी और अवरोध जो होगा, दीवार होगा या पेड़ पौधे होगा, उससे टकरा के वापिस आएंगी, तो उसकी प्रतिध्वनि को सुन लेगा। तो प्रतिध्वनि सुनने का मतलब इसको पता चल जाता है कि अवरोध कितना दूरी पर है और अपनी दिशा को मोड़ लेता है। इस तरह से चमगादड़ को देखा जाए तो चमगादड़ अल्ट्रासोनिक ध्वनि जो है उत्पन्न भी कर सकता है, सुन भी सकता है। मानव केवल जो है आपका जो है ऑडिबल हो सकता है, केवल ऑडिबल, मानव का रेंज होता है। मानव केवल जो है 20 हर्ट्ज से लेके जो है 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली ध्वनि को ही सुन सकता है और किसी ध्वनि को सुन नहीं सकता मानव। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइनोसोरस गेंडा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसी संगीत समारोह में वृंद वादन बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झनक ड्रिंक करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करना चाहता है। तो देखिएगा, आप जब भी कोई म्यूजिकल कहीं पे जो है इवेंट हो रहा होगा तो वहां पे देखिएगा खास करके जो है ये आपका जो ये सितार वादक होते हैं वो लोग क्या करते हैं अपने, देखिएगा सितार वादक या फिर गिटारिस्ट जो होते हैं वो लोग अपने जो उसका स्ट्रिंग होता है, जो उसमें जो तार लगी होती है, उसको देखिएगा वो लोग एडजस्ट करते रहते हैं, उसको टाइट करते हैं, कभी ढीला करते हैं, कभी टाइट करते हैं। तो वो लोग ढीला और टाइट क्यों करते हैं, ताकि वो ऐसा इसलिए करना चाह रहे हैं कि चूंकि जो म्यूजिकल इवेंट होगा उसमें केवल वही तो बजाने वाले होंगे नहीं, उनके साथ और भी लोग, और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग होंगे। तो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या होना चाहिए, तालमेल बैठना चाहिए। सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। पता चला इनकी एक की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, दूसरी की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, तो संगीत का जो है मजा नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा,
सबको एडजस्ट करके जो है लगभग लगभग आवृत्ति जो है एक जैसी उत्पन्न करनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों करते हैं? केवल ध्वनि की तीव्रता के लिए नहीं, तीव्रता के लिए तो हमारे पास बॉक्स वगैरह होगा, हम बढ़ा लेंगे उससे, ठीक है, बॉक्स वगैरह साउंड सिस्टम से हम तीव्रता बढ़ा सकते हैं। केवल ध्वनि का आयाम बढ़ाने के लिए नहीं, हमारे पास एम्पलीफायर होगा, हम आयाम को बढ़ा सकते हैं, एम्पलीफायर का इस्तेमाल करके आयाम को बढ़ा सकते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ मैच करने के लिए करता है, ये सही है। क्या करते हैं, सितार की जो है जो डोरी होती है उसको हम लोग जो है थोड़ा लूज या टाइट इसलिए करते हैं ताकि क्या कर सके, बाकी के साथ जो है उसकी आवृत्ति मैच की जा सके, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच की जा सके। तो उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे ताकि जो है क्या हो सके, अन्य यंत्रों के साथ जो है जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनके साथ जो है एक तरह का जो है एक समावेश किया जा सके उनके साथ, ठीक है, ताकि जो है म्यूजिक जो है एक जो है लयबद्ध तरीके से जो है बाहर निकले। ध्वनि की जो प्रबलता होती है, ये क्या होता है, ध्वनि आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की प्रबलता जो है आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है, आयाम की स्क्वायर पर निर्भर करती है, और आयाम को हम लोग जो एम्पलीफायर का इस्तेमाल करके बढ़ा सकते हैं। तो आप जो एडजस्टमेंट करते हैं, हम लोग जो तार को जो ढीला या फिर जो कस रहे होते हैं वो केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम तार की जो है आवृत्ति को जो है अपने हिसाब से जो एडजस्ट कर सके, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ मैच कर सके, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो जब आप ध्वनि को कसेंगे, तो जब ध्वनि को आप जो तार को जब कसेंगे तो क्या होता है, आपकी जो है आवृत्ति, और जब आप तार को जब ढीला छोड़ेंगे तो उसमें क्या होता है, तार जब ढीला होगा तो उसकी आवृत्ति में जो है बदलाव आता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। टाइट कीजिए, आवृत्ति बढ़ती जाएगी। चलिए अगला सवाल देखिए, ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है, ठीक है, इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की गई है? तो कौन तय करेगा? तो हम लोग को पता है कि हमारा जो ध्वनि होता है क्या होता है, ध्वनि जो है एक तरह का क्या है, तरंग है। कौन सी तरंग है? ध्वनि एक तरह का तरंग है, कैसा? तो अनुदैर्घ्य होती है, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है। और हम लोग को पता है तरंग क्या होती है, तो तरंग जो है एक तरह का जो है कंपन है, कंपन, और कंपन के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है, विक्षोभ, विक्षोभ उत्पन्न होता है। इसका मतलब कि अगर हमसे पूछा जाए कि ध्वनि की चाल जो है ये 333 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब ध्वनि एक सेकंड में कितना दूरी तय कर रही है, 333 मीटर। तो ध्वनि मतलब क्या, ध्वनि मतलब विक्षोभ, और क्या, ध्वनि मतलब तरंग, तरंग मतलब कंपन, कंपन मतलब विक्षोभ। इसका मतलब विक्षोभ जो है वो तय कर रहा है दूरी, ना कि आपकी ध्वनि। ध्वनि तो एक विक्षोभ का रूप है। इस तरह से देखा जाए तो कौन तय कर रहा है दूरी को, तो विक्षोभ तय कर रहा है। जो आपने विक्षोभ उत्पन्न किया, माध्यम में कंपन उत्पन्न करके हमने एक विक्षोभ उत्पन्न किया, वही विक्षोभ आगे बढ़ेगा, कण तो वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो विक्षोभ आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारा, अगर हमसे पूछे तो एक सेकंड में जो है 333 मीटर की दूरी कौन तय करेगा, तो एक सेकंड में जो है 333 मीटर की जो दूरी होगी वो तय करेगा आपका 333 मीटर की जो है दूरी जो है आपका जो है विक्षोभ तय करेगा। ये जाता है विक्षोभ, विक्षोभ जाता है। विक्षोभ को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अशांति बोलते हैं, ठीक है। विक्षोभ को ही क्या कहा जाता है, अशांति। तो कर्ण गति नहीं करता, कर्ण वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है। रिसीवर उसको बोलते हैं जो सुनता है, जो रिसीव करता है, ठीक है। स्रोत उसको जहां से ध्वनि उत्पन्न होती है, जहां से ध्वनि उत्पन्न होती है उसको स्रोत कहेंगे। रिसीवर मतलब जो ध्वनि को रिसीव करता है, जो सुनता है। और कर्ण जो है आपका जो है, जो कर्ण जो है कंपन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। कर्ण ही जो है कंपन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विक्षोभ उत्पन्न होता है और विक्षोभ आगे बढ़ता है। ये उसी तरह से है जैसे अगर कोई शांत पानी है, तो शांत पानी में आप जब पत्थर मार देते हैं, शांत पानी में जब पत्थर मारते हैं तो देखते हैं लहरें बनती हैं, लहरें जो है बनती हैं, लहरें बनती हैं। तो लहरें देखते हैं धीरे धीरे करके लहरें किनारे तक पहुंच जाती हैं। तो क्या बीच वाला पानी किनारे में आ गया? नहीं, पानी तो वैसे को वैसे ही रहा, पानी जो जहां पे था वहीं पे रहा। लेकिन आपने जो पत्थर फेंका था, जिसके कारण क्या हुआ, पानी में कंपन उत्पन्न हुआ। कंपन किसका रूप लिया, विक्षोभ का रूप लिया, और विक्षोभ आगे बढ़ा, विक्षोभ आगे बढ़ा, ना कि पानी ट्रेवल कर रहा। आपको लग रहा होगा ऐसा कि पानी जो है बीच वाला पानी किनारे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बीच का पानी बीच ही में रहेगा। आपका क्या आगे बढ़ा होगा, विक्षोभ। तो इस तरह से जो है 333 मीटर की दूरी कौन तय कर रहा होगा, विक्षोभ तय कर रहा होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, अशांति कहेंगे। चलिए अगला सवाल, ध्वनि की पिच इसकी किस चीज पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो है 3 लक्षण है। एक आपकी होती है ध्वनि की जो है, जो आपका जो पिच होता है, पिच जो होता है जिसको हम बोलते हैं तारत्व। तारत्व, तारत्व जो है, ये तारत्व किसके समानुपाती होती है? तो तारत्व जो है आवृत्ति के समानुपाती होती है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। उसी तरह से जो है आपका
प्रबलता होती है, प्रबलता यानी लाउडनेस, प्रबलता यानी लाउडनेस, ये किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर। प्रबलता जो है आयाम पर निर्भर करती है आपकी। और आपका जो है तीसरा होता है गुणवत्ता, क्वालिटी। क्वालिटी जो है आपका स्वर, जिसको हम टोन बोलते हैं, ओवर टोन, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो पिच जो होता है तारा, तो पिच क्या बताता है? ये बताएगा कोई ध्वनि जो है कितनी तीखी है, कितनी जो है तीक्ष्ण है, कितना जो है सुरीली है, ये बताएगा आपका। तो जिसका आवृत्ति अधिक होगा उसका जो है पिच अधिक होगा और उसकी ध्वनि अच्छी लगेगी सुनने में। जैसे बच्चों और महिलाओं की होती है, महिलाओं और बच्चों में जो है खास करके उनकी चूंकि आवृत्ति अधिक होती है, उनका पिच अच्छा होगा, इसलिए उनकी ध्वनि जो है सुरीली होगी। जबकि जो है जानवरों और पुरुषों में क्या होता है, आवृत्ति उनकी कम होती है, तो उनका पिच क्या होगा, उनका पिच जो है लो हो जाएगा। आवृत्ति कम है तो पिच कम होगा, इसलिए ध्वनि उनकी भद्दी निकलेगी। ध्वनि भद्दी होती, बेसुरा होता, अच्छा नहीं लगता सुनने में। तीसरा जो है प्रबलता जो है लाउडनेस पर निर्भर करेगा। अगर लाउडनेस जो है प्रबलता जो है आयाम पर निर्भर करेगा। आयाम अगर बड़ा बड़ा हो, जैसे आप देखते हैं डीजे बॉक्स वगैरह होता है, डीजे बॉक्स जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जो साउंड निकलेगा उसका वेव फॉर्म क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, वेव बड़ा बड़ा निकलेगा, तो जाहिर सी बात है उसके आयाम भी अधिक होंगे। आयाम अधिक होगा तो क्या होगा, उसका प्रबलता अधिक होगा, मतलब वो आपको कानों में बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, गुणवत्ता ये बताता है कि जो है बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें अंतर करना। जैसे आप कैसे पहचान लेंगे, पियानो का आवाज ये है, गिटार का आवाज ये है, या अपने सगे संबंधियों का ध्वनि आप पहचान लेते हैं। आपके बहुत पुराने कोई रिश्तेदार हो या दोस्त वगैरह कभी फोन करे तो आप पहचान लेते हैं। केवल आप इसीलिए पहचान पाते हैं क्योंकि आपको क्या पता, उनके स्वर के बारे में, टोन और ओवरटोन के बारे में आपको पता रहता है। तो हमसे पूछा गया पिच किस पर निर्भर करता है, तो पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये जो है आवृत्ति, ये जो है आवृत्ति जो है आपके पिच के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये जो है तारत्व, तारत्व यानी आपका जो है पिच के लिए जिम्मेदार है। आयाम पूछता तो आयाम किसके लिए होता है, तो आपका जो है प्रबलता के लिए होता, आयाम जो है प्रबलता के लिए होता। और आपका जो है आयाम प्रबलता के लिए होता है। तीव्रता जो है ये क्या करता है, ये जो है प्रबलता को मापता है। प्रबलता को मापने के लिए हम लोग तीव्रता का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जो है पूछेगा जो है कि पिच जो है किस पर निर्भर करेगा, तो आवृत्ति पे। जैसे मच्छर, मच्छर का जो है क्या होता है, उसका पिच हाई होता है क्योंकि उसकी आवृत्ति अधिक होती है। मच्छर की भनभनाहट जो होती है उसका क्या होता है, आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए उसका क्या होगा, पिच हाई होगा। ठीक, जबकि शेर का क्या होता है, शेर की जो है आवृत्ति कम होती है, इसलिए उसका पिच कम होगा। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो अल्ट्रा जो सोनिक तरंगे होती हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है इनकी। ठीक है, हम लोग को पता है 3 तरह का होता है, 3 तरह की जो ध्वनियां होती है। अगर यही जो है हमारे पास क्या होता है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम होता तो हम उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। ठीक है, और यही अगर जो है 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज हो जाता, तो 20,000 हर्ट्ज होता तो इसको बोलते हैं ऑडिबल बोलते हैं, इसको ऑडिबल बोलते हैं। और वहीं पे अगर जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाए, तो 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक वाली ध्वनि है तो उसको बोलते हैं हम लोग जो है अल्ट्रासोनिक, इसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक। तो हमसे यही पूछा गया है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड करने में। ठीक है, साथ ही साथ जो सोनार वगैरह होता है उसमें भी हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या होगा 20,000 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20,000 से अधिक, तो 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा ये अपना। ठीक, इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है किसका, अल्ट्रासाउंड जो अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होते हैं इनकी जो है ऊर्जा जो है सबसे अधिक होती है, आवृत्ति इनकी सबसे अधिक होती है, इसलिए ऊर्जा भी इनका सबसे अधिक होता है। अगर बोलता है कि 20 हर्ट्ज से कम, तो 20 हर्ट्ज से कम कौन सा होता है, ये आपका जो है इंफ्रासोनिक वाला है। 20 हर्ट्ज से कम मतलब इंफ्रासोनिक। ठीक, और 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में होगा तो ये था आपका ऑडिबल। अगला चलिए, मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा कितनी है, तो मनुष्य के लिए क्या है, मनुष्य के लिए 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज है, और क्या है 20 से 20,000 हर्ट्ज है, 20 से 20,000 हर्ट्ज होना चाहिए। तो 20 से जो है 20,000 हर्ट्ज ये है अपना।
20 से 20,000 हर्ट्ज जो है ये हमारा जो है ऑडिबल रेंज होता है। ठीक है, 20 से जो है 20,000 हर्ट्ज होगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज जो है इसको बोलते हैं हम लोग जो है श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, श्रव्य ध्वनि ये मानव द्वारा सुनी जा सकती है। इससे कम या इससे अधिक वाली ध्वनियां हम नहीं सुन सकते हैं। चलिए अगला, लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। लगातार या एकाधिक के कारण जो है प्रतिध्वनियों को एक से अधिक दोबारा सुना जा सकता है। तो हम लोग को पता है कि जो है ये परावर्तन के कारण होगा। प्रतिध्वनि क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई पहाड़ है या फिर कुछ है, यहाँ से जो है आप चिल्ला रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ पे चिल्लाएंगे पहाड़ पे जाएगा, टकराएगा और टकरा के जो है ध्वनि वापिस आएगी, ये ध्वनि वापिस आएगी, ध्वनि आपको सुन लेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जो है इको। हम इसी को बोलते हैं, इसी को आप जो है प्रतिध्वनि बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रतिध्वनि, इको बोलते हैं। तो इको क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन होता है। किसी ठोस सतह से जो है ध्वनि का टकरा कर जो है पुनः उसी माध्यम में वापिस आ जाना जहां से वो चली थी, उसी को हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। ठीक है, इको बोलते हैं। और इको के लिए जिम्मेदार कौन होता है, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन जो है इसके लिए जिम्मेदार है। तो ध्वनि के परावर्तन के कारण ही हमको क्या होती, प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम वो ध्वनि जो है, पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि जो लौट के आ रही है, दोनों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, तो दोनों के बीच में अंतर जो है वो 1/10 सेकेंड का होना चाहिए, जो कि है आपका 0.1 सेकेंड। इतना का अंतर होना चाहिए। दो ध्वनियों के बीच में अगर 10.1 सेकंड का अंतर होगा तभी हम उसको सुन पाएंगे, अन्यथा सुन नहीं पाएंगे, गूंज उत्पन्न हो जाएगी, हम सुन नहीं पाएंगे, कुछ नहीं समझ आएगा क्या बोला जा रहा है। तो दो ध्वनियों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 10.1 सेकंड का। ये हमारी कानों की एक तरह से लिमिट है। ठीक है, ये हमारे कानों का परसिस्टेंट लेवल है। हमारे कानों का परसिस्टेंट लेवल क्या होता है, 0.1 सेकेंड होता है। ठीक, तो ये कम से कम आपको सुनने के लिए चाहिए। चलिए, जबकि जो है हमारा जो है ये विवर्तन क्या होता है, तो ध्वनि का मुड़ना, ध्वनि का जो है एक तरह से जो है ये क्या होता है, ध्वनि का किनारों से मुड़ना। कहां से, ध्वनि का अवरोध के किनारों से मुड़ना। जैसे अब बंद कमरा, कोई कमरा है, बगल के कमरे में लोग बातचीत कर रहे हैं, वो ध्वनि आप तक पहुंच जा रही है, आप उसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन बगल के कमरे में कोई बातचीत चल रही होगी तो वो ध्वनि आपके दरवाजे या खिड़की से होता हुआ आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ध्वनि क्या होता है, ध्वनि में विवर्तन होता है। ध्वनि क्या करती है, अवरोध होता है, जो खिड़की है, दरवाजे है, उनसे मुड़कर आप तक पहुंच जाएगा। ठीक, अपवर्तन क्या होता है कि जब ध्वनियां जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, ठीक है, तो इनका क्या होता है, अपवर्तन होता है। जब जो है सघन से विरल या विरल से सघन में जाएंगी तो इनमें क्या होता है, उनको अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब ध्वनि तरंगे जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। अपने मार्ग से जो विचलित हो जाती हैं इसी को कहा जाता है अपवर्तन। ठीक है, जब ये विरल से सघन की ओर जाएंगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, और अगर सघन से विरल की ओर जाएंगी तो अभिलंब से दूर चली जाएंगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा। बोला जाता है कि जो है रात में जो है ध्वनि ज्यादा दूर तक सुनाई देती है अपेक्षाकृत जो है दिन के। ठीक है, रात में ध्वनियां दूर तक सुनाई देती हैं अपेक्षाकृत दिन के। बोलेगा ऐसा क्यों होता है, तो बोलेंगे अपवर्तन के कारण होता है, ऐसा अपवर्तन के कारण। ठीक, ऐसा क्यों है, अपवर्तन के कारण। विरलन मतलब क्या होता है, तो हमको पता है ध्वनि क्या होती है, हमारा जो ध्वनि होता है, ध्वनि जो है विरलन और सघनन के माध्यम से आगे बढ़ता है। विरलन मतलब जहां पे घनत्व और दाब कम होता है, तो विरलन में क्या होता है, आपका दाब और घनत्व कम होता है। विरलन में दाब और घनत्व जो है कम होता है। दाब और घनत्व कम होता है, यहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। दाब और घनत्व दोनों कम होते हैं विरलन में, और सघनन में क्या होते हैं, दोनों अधिक होते हैं। जैसे ये वाला है, ये वाला जैसे दूर दूर स्प्रिंग को देखें, और स्प्रिंग का जो है नजदीक नजदीक होता है, इसको बोलते हैं हम लोग जो है विरलन। तो विरलन में क्या होता है, आपका प्रेशर लो होता है, आपकी डेंसिटी भी लो होती है। जबकि सघनन में क्या होता है, सघनन में क्या होता है, आपका प्रेशर हाई होता है और आपकी डेंसिटी भी हाई होती है। चलिए, तो इको के कारण हम ध्वनि को बार बार सुन पाते हैं, और इको ही क्या कहलाता है, इको ही आपका जो है प्रतिध्वनि कहलाता है, जिसका कारण क्या है, तो आपका ध्वनि का परावर्तन है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही या गलत है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से पूछा जा रहा है। पहला पूछा है ध्वनि की चाल जो है 346 मीटर पर सेकेंड, लगभग लगभग इतना ही होता है, लगभग लगभग ध्वनि की चाल इतनी होती है। जल आसूत में ध्वनि की चाल जो है 1498 मीटर पर सेकेंड होता है, एकदम सही, यही है।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये रफली तो एकदम सही है 346। होता क्या देखिए, अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाया जाए, 1 डिग्री सेल्सियस आपके जो है ताप में वृद्धि होने पर, 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि होने पर ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि होती है। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ दिया, 1 डिग्री सेल्सियस आप ताप को बढ़ाएंगे, अगर 1 डिग्री सेल्सियस आपने ताप को बढ़ाया तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब जरा देखिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 25 डिग्री को आप क्या करें, 25 को गुना कीजिए तो इसको 0.61 से, 25 को करते हैं जो है 0.61 से, तो कितना आ जाएगा आपका, लगभग लगभग अगर गुना किया जाए तो 25 को 61 से, तो जरा देखिए तो कितना आ रहा है ये आपका जो है 25, तो ये आ जाएगा लगभग लगभग आपका 15 के आसपास। ये जो हो जाएगा आपका जो है लगभग लगभग 15 से 4 में जो है 6 से करेंगे तो ये जो है आपका 100 150, और एक आएगा लगभग लगभग जो है 15.33 के आसपास आ जाएगा, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब जरा देखिए तो आपके पास ध्वनि की जो चाल आप लेते कितनी है, ध्वनि की चाल आप कितना लेंगे, ध्वनि की चाल आप या तो 332 मीटर पर सेकंड लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर ध्वनि की चाल लिया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल 332 लेंगे, तो 332 में आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जो है हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 332 जो है 332 मीटर पर सेकेंड होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमको 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें जोड़ दीजिए 332 प्लस जो है आपका 15 प्लस 33, कितना आ जाएगा आपका, तो 32 में इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34733 आप मीटर पर, लगभग लगभग, लेकिन ये सही था। ठीक है, 347 आ रहा है, लेकिन ये आपका 346 भी एकदम सही के अप्रोक्स है। बहरहाल अब इसमें जो एग्जाम में जो सवाल दिया गया था उसके हिसाब से उन्होंने इसको गलत मान लिया था, जबकि अगर अप्रोक्स दिया जाता तो ये भी सही होता। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 347 होना चाहिए, जबकि 346 दिया गया, इसलिए इसको हम गलत मान रहे हैं। ठीक, जबकि आपका जल वाला ये सही दिया है, जल में इतना ही होता है, तो पानी में चूंकि इतना ही होता है तो ये सही है। इस तरह से क्या होगा, केवल एक सही हो जाएगा। इस तरह से जो है केवल एक को हम लोग जो है सही लेके चलेंगे, केवल एक ही को सही लिया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वहां पे जो है एग्जैक्ट जो है वैल्यू नहीं दिया गया, एग्जैक्ट वैल्यू ना देने के कारण जो हम इसको गलत ले रहे हैं। ठीक, जबकि अगर नॉर्मली देखा जाता तो रफली जो है ये भी क्या होता है, ये भी एक तरह से सही होता, क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू मतलब कि आपका 346 तो आ ही रहा है, लगभग लगभग जो है लगभग अप्रोक्स वैल्यू जो है 347 के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पे जो है 346 दिया था, तो ये भी एक तरह का क्या है, आपका आस ही पास था। लेकिन बहरहाल चूंकि एग्जैक्ट पूछा जा रहा था, तो एग्जैक्ट के केस में क्या किया गया, इसको गलत बोल दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, तो केवल जो है सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ये गलत कर दिया गया, इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा पहला वाला गलत हो गया, बी सही हो गया, तो ये हो जाएगा अपना सी हो जाएगा, केवल बी सही कर दिया गया, ए को गलत पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा सही या गलत है पूछा जा रहा है, तो इसमें से जो है केवल ए जो है बी को सही मान रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे 346 है, जबकि 347 के आसपास होना चाहिए था, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको गलत मान ले रहे हैं। ठीक है, ए को गलत मान रहा है, जबकि बी को सही माना जा रहा है। चलिए, और ध्वनि की हमेशा चाल रखिए, याद रखिएगा, जो साउंड होता है, जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, ये आपका जो है स्पीड ऑफ साउंड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके जो है टेम्परेचर के अंडर रूट टेम्परेचर के बराबर होता है। नहीं, आपके जो है आपका जो है स्पीड ऑफ जो है साउंड होता है वो आपका टेम्परेचर के जो है अंडर रूट के जो है समानुपाती होता है। ठीक है, तो उसका वैल्यू निकाला जाता है तो वही आता है आपका 0.61 मीटर 1 डिग्री बढ़ाने पर आता है। चलिए अगला देखते हैं, ध्वनि की दृढ़ता। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण है, इसे क्या कहा जाता है। तो ध्वनि की जो है ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण है,
तो ये कहलाता है, यही तो प्रतिध्वनि कहलाता है। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि जैसे आप अपना क्या करते हैं, आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं आईने में, उसी तरह से जो है प्रतिध्वनि में क्या होता है, आपने जो ध्वनि उत्पन्न की है वही ध्वनि आपको फिर से सुनाई देती है। जब आप किसी ध्वनि, आपकी जो आपने आपके मुख से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, जब वो ध्वनि किसी दीवार या किसी सतह या किसी जो है पहाड़ से टकराकर वापिस आप तक पहुंचती है, तो आपने जो कहा था वही आपको फिर से दोबारा सुनाई देती है। तो इस तरह से क्या होता है, वो ध्वनि का ही एक तरह का प्रतिबिंब है। तो ध्वनि का जो प्रतिबिंब होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो ध्वनि के प्रतिबिंब को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। और प्रतिध्वनि जो है इको है, और इसके कारण जो है प्रतिध्वनि जो है किसके कारण उत्पन्न होती है, तो ध्वनि के जो है परावर्तन, जो है परावर्तन के कारण होता है, ये आपका रिफ्लेक्शन के कारण जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण उत्पन्न होता है। और प्रतिध्वनि के लिए जो है टाइम कितना चाहिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 1/10 सेकेंड, जो कि बराबर होगा आपका 0.1 सेकेंड के। ठीक है, 0.1 सेकेंड के बराबर होना चाहिए। हमसे पूछेगा दूरी क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि देखिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए। मान लीजिए कोई आधार है, यहाँ से हम जो है कोई ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, यहाँ से गया टकराया, टकरा के फिर वापिस आया, ये डिस्टेंस है D1, ये डिस्टेंस क्या है D2 है। क्योंकि D1 और D2 क्या है, बराबर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जो आपका 2D लिखा जा सकता है। ठीक है, D1 और D2 क्या है, दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग मिला के जो है 2D लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिस्टेंस निकालना हो तो क्या लिखाएंगे हम लोग को पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है, दूरी बट्टे समय होता है, दूरी बट्टे समय। अब देखिए दूरी बट्टे समय है, तो यहाँ पे हमारा दूरी क्या हो जाएगी, दूरी इक्वल टू क्या होगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। समय हमारे पास कितना है, 0.1 सेकेंड है या 1/10 सेकेंड है। चलिए यहाँ पे दूरी देखिए 2D है यहाँ पे, तो क्या होगा 2D। अब ध्वनि की चाल आप कितनी ले रहे हैं, ध्वनि की चाल आप कितनी ले रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ध्वनि की चाल अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आप ले रहे हैं तो कितना होगा 332, ये आपका हो जाएगा जो है 1/10 सेकेंड। तो इसको करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 33 हो जाएगा आपका। तो D बराबर क्या होगा, ये डिवाइड होके ये आ जाएगा आपका 33.2/2। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 16 और जो है 6 हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। अगर आपने क्या लिया, ध्वनि की चाल 332 लिया, तो अगर हम ध्वनि की चाल 346 ले ले, तो ध्वनि की चाल मान लीजिए हम लोग 346 ले लेते, तो दूरी कितना निकलती है हमारी 346/2 गुणे जो है 1/10, ये होता अपना। तो दूरी हमारे यहाँ पे क्या होता है, तो ये आपका हो जाता आपका पॉइंट में ये आ जाता, तो आपका होता है 1.714 और फिर जो है आपका लगभग 3 आ जाता, ये होता आपका 17.3 हो जाता अगर आप 46 लेते तो ये डिपेंड करता है कि आपने ध्वनि की चाल कितनी ली है। 16.16 भी हो सकता है, 17.2 भी हो सकता है, 17.3 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आप चाल कितना ले रहे हैं। अब यहीं पे अगर ध्वनि की चाल हम क्या करते हैं, ध्वनि की चाल मान लीजिए हम 344 ले लिए होते, तो 344/2 गुणे 1/10, तो ये हो जाता आपका जो है, इसको करते तो ये आ जाता आपका जो है 17.2 मीटर। तो डिपेंड करता है कितना हम ध्वनि की चाल ले रहे हैं। ठीक है, कितना तापमान में ध्वनि की चाल ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए इको के लिए। ठीक, गूंज क्या होता है, तो इसमें जो है गूंज जो है अनुरदन के कारण होता है, अनुरदन, अनुरदन का रिवर्बरेशन होता है, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन बोलते हैं इसको हम, रिवर्बरेशन। गिरजाघरों में, मंदिरों में जो बार बार, तो ये क्या होता है, प्रतिध्वनि के कारण होता है। गूंज क्यों उत्पन्न होती है, तो प्रतिध्वनि के बार बार होने के कारण होता है। ठीक है, बस क्या होता है इसमें, प्रतिध्वनि स्पष्ट नहीं सुनाई देती है, प्रतिध्वनि स्पष्ट नहीं हो पाती, जिसके कारण गूंज उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा सब कुछ। तो ये है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होता है, एक तरह से प्रतिबिंब है किसका, ध्वनि का, वही ध्वनि आपको सुनाई देगी। डिट्टो, एक तरंग के गर्त की गहराई इसका क्या कहलाता है, तो ये बोल रहा है मान लीजिए कोई तरंग है ऐसे, इसको बोलते हैं हम पिक, इसको बोला जाता है श्रृंग, इसको बोला जाता है गर्त, स्प्राउट। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाए, ये जो होता है ये, इसी को हम क्या कहते हैं, आयाम बोलते हैं। मैक्सिमम जो विस्थापन होता है, जो अधिकतम विस्थापन होता है उसी को हम ए से दिखाते हैं, वही क्या होता है आपका आयाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक तरंग के गर्त की गहराई
इसका क्या कहलाता है? तो गर्त की जो गहराई होती है क्या कहलाता है? यही आयाम होता है ना, इसी को आयाम बोलते हैं। गर्त की जो गहराई है इसी को आयाम कहा जाता है। यही क्या होता है जो है आपका जो है कर्ण का जो है मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, कर्ण के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को ही हम क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ण के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को ही जो है आयाम यानी विस्थापन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आयाम हो जाएगा अपना, ये अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। और जो दूरी होती है, देखिए एक तरंग यहाँ आधा हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आधा, तो ये जो यहाँ से लेके जो है यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको हम बोलते हैं लैम्डा। ये पूरी दूरी जो है लैम्डा कहलाती है। और आधी दूरी को क्या बोलते हैं? ये लैम्डा बाई 2 होगा। ये आधी दूरी क्या होगा? तो ये भी लैम्डा बाई 2 होगा। दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? लैम्डा होगा अपना। ठीक, और इसको अगर पूरा काउंट किया जाए तो ये आधा चक्कर है, ये आधा चक्कर है, तो आधा आधा चक्कर मिला के क्या हो गया? एक चक्कर हो गया। एक चक्कर जो होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक चक्कर जो होगा उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, चक्करों की संख्या जो होगी वो आवृत्ति होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? आवृत्ति 1 हो गया। लेमडा क्या होता है? तो आपकी तरंग द्वारा चली गई दूरी। एक जो है एक आवृत्ति के एक कंपन के समय जो है तरंग द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाती है, इसी को हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तो ये मैक्सिमम दूरी तय की जा रही है। आयाम क्या हो गया? अधिकतम विस्थापन हो गया आपका। ठीक, दूसरा आवृत्ति जो है ये चक्करों की संख्या बताएगी आपका, प्रति सेकंड जो है चक्करों की संख्या मतलब प्रति सेकंड जो है कंपनों की संख्या बताएगी। और आवृत्ति किसके समानुपाती है? तो आवृत्ति जो है पिच के समानुपाती होती है। ठीक है, आवृत्ति पिच के समानुपाती होती है। आयाम जो है किसके होती है? तो प्रबलता के, ध्वनि की प्रबलता के समानुपाती है। स्क्वायर हो जाएगा भाई इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? तो एक दोलन को जो पूरा करने में समय लगता है उसको क्या करेंगे? उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। नहीं, अगर एक दोलन को पूरा करने में जो आपको समय लग रहा है, तो एक दोलन में पूरा करना मतलब एक चक्कर लगाने में जो है पूरा जो समय लग रहा है उसी को हम क्या कहें? उसी को तो आवर्तकाल बोलते हैं। उसी को हम लोग आवर्तकाल कहेंगे, उसी को हम लोग जो है समय काल कहेंगे। तो आवर्तकाल या समय काल कहा जाएगा उसको। इसको जो है तरंग का जो है समय काल कहा जाता है। कहा क्या जा रहा है कि जैसे पूरा एक चक्कर लगाने में, एक दोलन करने में ये जो होता है, ये पूरा चक्कर जो लगा रहा है तो इसको समय कितना लगेगा? ये पूरा क्या होता है? एक आवृत्ति होती है और ये आपके बराबर होता है 1/t के, 1/t। ठीक है, और वहां पे क्या होता है? n बराबर आपकी क्या होती है? आवृत्ति होती है। आवृत्ति बराबर क्या होता है? कंपन, एक कंपन। और क्या? आवृत्ति बराबर मतलब क्या? एक कंपन करने में एक कंपन होता है, एक चक्कर होता है। ठीक, और आपका t क्या होता है? तो ये जो है आपका जो है समय होता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक तरह से आवर्तकाल होता है। ये आपका समय है। ठीक है, टाइम पीरियड होता है। तो ये आवर्तकाल है, आवृत्ति है, एक दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो एक दोलन करने में जो समय लगता है, एक दोलन करने में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहेंगे? तरंग का समय काल। ठीक है, तरंग का समय काल इसको t से दिखाते हैं। और ये क्या होता है? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? t = 1/n हो सकता है। चक्करों की संख्या, ठीक, प्रति सेकेंड जो है चक्करों की संख्या कितनी होगी उसी को हम क्या कहेंगे? आपकी जो है प्रति सेकेंड जो है चक्करों की संख्या को ही हम लोग आवृत्ति कहते हैं। और एक आवृत्ति यानी एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, एक आवृत्ति या एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको समय काल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चक्कर लगाने में समय लगता है। ठीक है, समय लगता है। आवृत्ति क्या होती है? एक सेकेंड में दोलनों की संख्या। ये क्या होती है? दोलन की संख्या होती है। दोलन की संख्या बोलते हैं इसको हम लोग। ये क्या बताएगा आपको? दोलन की संख्या बताएगा। ठीक, इसको ऐसे करके काउंट किया जाता है। चलिए अगला देखिए। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में जो है किस तरह का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग को पता है कि डॉक्टर क्या होता है? हड्डी जो होता है, हड्डी टूटी है, क्रैक हुआ है कि नहीं, उसको देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे का साथ ही साथ हवाई अड्डों पे जो है सामानों की जांच करने के लिए, बैग वगैरह को जांच करने के लिए, लगेज का जांच करने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे के साथ क्या खासियत है कि एक्सरे जो है मांसपेशी के आर पार जा सकता है, हड्डी के आर पार नहीं जा सकता। हड्डी के आर पार नहीं जा सकता, लेकिन मांसपेशी के आर पार जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आपके जो मसल्स होते हैं, मसल्स के आर पार जा सकता है, लेकिन जो आपकी जो हड्डी है, बोन के आर पार नहीं जा सकता है। बोन के आर पार नहीं जा सकता, इसलिए क्या होगा? उसकी छवि बन जाएगी। इसलिए आप जब एक्सरे करवाएंगे तो देखिएगा वो हड्डी का जो है सफेद सफेद आपको जो हड्डी का इमेज बनना शुरू हो जाएगा, और जहां पे हड्डी क्रैक होगा वहां पर ब्लैक हो जाएगा।
ठीक, क्योंकि हड्डी क्रैक है, उसके आर पार एक्सरे रे गुजर गई है, इसलिए ऐसा होता है। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉन्जन ने की थी। एक्सरे की खोज जो है रॉन्जन द्वारा किया गया था, और जिसके लिए उनको जो है आगे चल के नोबेल प्राइज भी मिला था। पहला नोबेल प्राइज जो है आपको जो है उन्हीं को दिया गया था। आपको जो है फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज उन्हीं को मिला है, रॉन्जन को ही मिला है, एक्सरे की खोज के लिए। तो एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे क्या है? तो जो एक्सरे होता है एक तरह का क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। तो ये खाली गामा से, इसका जो है आवृत्ति गामा से कम होती है और इसकी ऊर्जा जो है गामा से कम होती है, बाकी सब अधिक होता है। ठीक है, बाकी सब जो अधिक होता है। तो इलेक्ट्रोवेव में जो क्या क्या आता है? इलेक्ट्रोवेव में एक आता है आपका गामा रे आता है, गामा रे आता है, एक आता है आपका जो है एक्स रे आता है, एक्स रे आता है, एक आता है आपका जो है यूवी रे आता है, एक्स रे यूवी रे आता है, फिर आता है एक विजिबल रे आता है, दृश्य प्रकाश विजिबल रे आता है, फिर आता है आपका जो है इंफ्रासोनिक, इंफ्रा रे, इंफ्रा रे आता है, इंफ्रा रे, और फिर आता है आपका जो है माइक्रोवेव यानी शॉर्ट रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव आता है, और लास्ट में आता है आपका लॉन्ग रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव आता है। ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? दूसरे नंबर पे आता है एक्सरे, बहुत पावरफुल है ये, गामा से कम है, बाकी सबसे अधिक होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? यहाँ पे आपका जो है दो चीज होगा यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक होगा और दूसरा क्या होगा? मैग्नेट होगा आपका, ऐसा कोई चीज बनाइए। तो इलेक्ट्रिक और जो है मैग्नेट का इस्तेमाल करके बनाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। आप ट्रेन बनता है और बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं, तो एक्सरे का इस्तेमाल करेंगे आप लोग। चलिए, इंफ्रारेड किरणें क्या होती है? इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, अभी तो बताएं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है ये जो है मासलेस होती है, इनमें मास नहीं होता है, ठीक है, मासलेस होती है। ये क्या होती है? मासलेस होती है, इनके पास जो है मास नहीं होता है, मास नहीं इनके पास, ठीक, इनके पास मास नहीं होता। और ये जो है आपको सन से प्राप्त होती है, ठीक है। इनका जो है सोर्स क्या होता है? इनका सोर्स होता है आपका, इनका सोर्स क्या है? तो सन है, इनका सोर्स क्या है? सन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है सोर्स आपका सन होता है। सन से आपको जो है ये सब सारी किरणें जो है आपको मिलेंगी, ठीक है। और इनकी स्पीड कितनी होती है? तो इनकी स्पीड जो होती है लाइट की स्पीड के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये क्या कर सकती हैं? वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, ये सब वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। इनको माध्यम नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए इनको, इनको जो है मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम डज नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम डज नॉट रिक्वायर्ड, इनको मीडियम नहीं चाहिए, ठीक, इनको मीडियम नहीं चाहिए। इनके पास मोमेंटम होता है, ठीक, मोमेंटम है इनके पास, लेकिन इनके पास मास नहीं है। सोर्स सन है, आपका जो स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁸ होता है, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं, मीडियम नहीं चाहिए इनको। और विद्युत चुम्बकीय तरंग में हम किसको किसको रखते हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में हम क्या क्या रखते हैं? गामा रे को रखा जाता है, एक्स रे को रखा जाता है, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे को रखा जाता है। फिर जो है अपना जो है विजिबल रे को रखा जाता है, विजिबल रे जिसको हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश। फिर आपका जो है इंफ्रा रे होता है, इंफ्रा रे जो रिमोट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, उसी की बात कर रहा है, इंफ्रा रे। और फिर जो होता है माइक्रोवेव यानी शॉर्ट रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव को ही माइक्रोवेव कहा जाता है, शॉर्ट रेडियो वेव होता है। और फिर होता है लास्ट में लॉन्ग रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव, ये होता है अपना, ठीक है। इसके पास क्या होती है? इसकी एनर्जी हाई होती है, एनर्जी हाई होती है, और फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है, लेकिन लैम्डा लो होता है। और लॉन्ग रेडियो वेव के साथ क्या है? एनर्जी लो हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी लो हो जाएगी, लेकिन लैम्डा का मान बढ़ जाएगा। बाकी सब वाइस वर्सा कर लीजिए, ठीक है। जो ऊपर की तरफ होता है उसका एनर्जी अधिक होता है, आवृत्ति अधिक होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य लैम्डा कम होता है। जो सबसे नीचे की तरफ होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, आवृत्ति कम होगी, लेकिन लैम्डा तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होगा। तो जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है वो लंबी दूरी तय कर सकता है, लेकिन उसमें एनर्जी कम होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे में आपसे पूछा जा रहा है इंफ्रारे, इंफ्रारे किस में आएगा? तो इंफ्रारे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक रूप है। और ये क्या करता है? इसका इस्तेमाल हम लोग टीवी रिमोट में करते हैं। इंफ्रारे का इस्तेमाल जो हम लोग आपका जो है टीवी जो है रिमोट वगैरह में करते हैं, टीवी रिमोट में जो है करते हैं इसका। साथ ही साथ जो है आपका जो है ये जब वो होता है
फोटोग्राफी में कर सकते हैं हम लोग। फोटोग्राफी में जब कहाँ हो, जब फॉग वगैरह हो तो फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो धुंध को हटा सके। फॉग के समय जो है फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ रीबी रीबी वगैरह, टीवी वगैरह जो है उसके रिमोट कंट्रोल इसी के बने होते हैं। टीवी एसी वगैरह का जो रिमोट कंट्रोल होगा उसमें हम इंफ्रारेड का ही इस्तेमाल करेंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगे आपके आपकी जो है, आप ये मान सकते हैं जो है, जो ये जो है अनुप्रस्थ तरंगे जो है किसमें, तो ठोस ठोस और द्रव्य की सतह पर उत्पन्न होती है। ठोस और द्रव्य की सतह पर उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंगे जो है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। और अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है कि माध्यम माध्यम जो कण होता है, माध्यम के जो कण होते हैं और तरंग की जो दिशा होती है, तो कणों का कंपन और तरंग की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है, उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य में क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य सब में ट्रेवल कर सकता है, ये ठोस में भी जा सकता है, द्रव्य में भी जा सकता है और गैस में भी ट्रेवल कर सकती है। इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि जो है आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, जब माध्यम के कणों का कंपन और तरंग की दिशा, माध्यम के कणों की कंपन और तरंग दिशा एक दूसरे के समानांतर हो। माध्यम के कणों का कंपन और तरंग दिशा क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, तब उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बोलते हैं उसको हम लोग। यांत्रिक तरंगे क्या होती है, यांत्रिक तरंगे जिनको माध्यम चाहिए, यांत्रिक तरंगे जिसको ऐसी तरंगे होती है जिनको मीडियम चाहिए होता है, इनको मीडियम चाहिए। और जिनको मीडियम नहीं चाहिए उनको क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे बोलते हैं। यांत्रिक तरंगों को मीडियम चाहिए। ध्वनि क्या है, यांत्रिक तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अगला देखिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल कितना होना चाहिए, तो समय अंतराल होता है 1/10, 1/10 सेकेंड का होता है। 1/10 सेकेंड को या 0.1 सेकेंड कहेंगे। ये मिनिमम जो है टाइम पीरियड है। अगर इतना समय तक आप ध्वनि आपके कानों पे रहा तभी आप सुन पाएंगे। अगर ध्वनि इससे पहले आपके कानों से चली जाए या दूसरी ध्वनि तुरंत आ जाए, मतलब दो ध्वनियों के बीच में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का, तभी आप उसको सुन पाएंगे। ये हमारे कानों का क्या है, परसिस्टेंट लेवल होता है, ठीक है। आंखों का भी होता है 1/16। तो ये क्या होता है, हमेशा इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि कान के लिए कितना है, तो 0.1 सेकेंड होता है आपका। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, तभी आप सुन पाएंगे, नहीं तो सुन नहीं पाएंगे। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होती है, तो तरंग दैर्ध्य जो होती है हमेशा याद रखिएगा, जो आपकी आवृत्ति होती है, आवृत्ति और जो है आपका तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तरंग दैर्ध्य ये क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर जिसकी जो है आवृत्ति कम हो जाए, आवृत्ति कम होगी तो क्या होगा, लैम्डा का मान अधिक होगा, और किसी का अगर आवृत्ति मान लीजिए बढ़ गया तो लैम्डा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमसे पूछा जा रहा है सर्वाधिक लंबी। सर्वाधिक लंबी के लिए क्या शर्त है कि आवृत्ति कम होनी चाहिए। जिसकी आवृत्ति कम होगी, देख लीजिए आवृत्ति किसकी कम है, 100 हर्ट्ज है, तो आवृत्ति कम है, इसलिए इसका क्या होगा, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। तो तरंग दैर्ध्य जो है जिसकी आवृत्ति कम होती है उसके तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। जैसे हमारे पास लॉन्ग रेडियो वेव है, दीर्घ रेडियो तरंगे हैं, लॉन्ग रेडियो वेव। लॉन्ग रेडियो वेव का क्या होता है, लैम्डा अधिक होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। जबकि हमारे पास एक गामा रे है, गामा रे के साथ क्या खासियत है, इसका लैम्डा कम होता है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। ये होता है अपना। चलिए, प्रकाश में जो है आपके पास क्या होता है, जो रेड कलर होता है उसका, रेड कलर का जो है आपका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी का सबसे कम होता है तरंग दैर्ध्य। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंजन कितने देर तक कायम रहती है, तो मानव मस्तिष्क में जो गुंजन होगी 0.1 सेकेंड, वही बताए ना, ये होता है 0.1 सेकेंड, जो कि 1/10 सेकेंड होता है, ठीक है। तो सेकेंड का 10वां हिस्सा, सेकेंड का 10वां हिस्सा तक जो है आपके मस्तिष्क में जो है वो गूंज बनी रहती है, मतलब साउंड आपके रहेगा। उससे पहले अगर दूसरी साउंड आ गई तो आपको फिर सुनाई नहीं देगा और समझ नहीं पाएंगे आप। तो आपको दो ध्वनियों के बीच में अंतर कितना, इतना, मतलब एक ध्वनि आपके कानों में कब तक रहेगी, आपके मस्तिष्क में कब तक रहेगी, 0.1 सेकेंड तक आपके कानों में मस्तिष्क में बनी रहेगी। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई, ठीक है, ताली बजा रहे हैं, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद गूंज सुनाई देती है। व्यक्ति और चट्टान के बीच की दूरी बताइए। तो यहाँ पे सिंपल आपको पहले ये समझना पड़ेगा, होप कुछ ऐसा रहा होगा। ये कोई जो है यहाँ पे ये कोई चट्टान है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इन्होंने ताली बजाया, ताली बजाया तो ध्वनि गया होगा, टकराया होगा,
टकरा के फिर क्या होगा, इन तक ध्वनि पहुंची होगी। अब इसको टाइम कितना लग रहा है, बोल रहे हैं 4 सेकंड में सब कुछ हो गया। 4 सेकंड में ध्वनि गई भी और 4 सेकंड में ध्वनि आ भी गई। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस दोनों का बराबर है, डी है, दोनों डिस्टेंस है 2D हो जाएगा। चाल क्या दिया गया, यहाँ पे देखिए स्पीड दिया गया आपको, यहाँ पे चाल दे दी गई है 346 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या पता है, आपको पता है होता क्या है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है, आपका जो है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन जो है टाइम होता है। चलिए हमको यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा, हम डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, स्पीड और टाइम को गुना कर देंगे। स्पीड और टाइम को गुना कीजिए, स्पीड इंटू टाइम, दोनों तो आपको दिया गया है देखिए। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या लिखेंगे, डिस्टेंस यहाँ पे डी जाने में लग रहा है, डी आने में, तो क्या हो गया 2D हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपका 2D हो गया, स्पीड दिया गया 346 मीटर, टाइम दिया गया 4 सेकेंड, यही तो दिया गया, टाइम 4 सेकेंड दिया गया। चलिए ये देखिए तो जरा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी, तो डी बराबर क्या होगा, गुना कर लीजिए इसको 2 से, तो 3 दूनी आपका जो है 6 दूनी 12 का हाथ में 1, 8, 8 1 9 और 3 दूनी 6, ये हो गया आपका मीटर। ये इतना जो है मीटर, तो कितना दूरी हो गया, दूरी हो गया आपका 692 मीटर हो जाएगा। देखिए 692 मीटर हो गया, दूरी कितना निकल के आएगा, 692 मीटर हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, तो दूरी बराबर होगा चाल गुने समय हो जाएगा। दूरी कितना है, समान दूरी लग रही है, इसलिए 2D लिखेंगे वहां पे और दोनों का मान रख देंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ गया आपका, मिल गया हमको कुल दूरी। तो कितना दूरी है चट्टान और व्यक्ति के बीच में, 692, 692। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। हम लोग को पता है कि जो अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो ये जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये केवल जो है ठोस में जाएगी। अनुप्रस्थ इसको बोलते हैं हम लोग जो है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ये किस में जाती है, ठोस और द्रव्य की सतह, द्रव्य की सतह में उत्पन्न होती है। और ये क्या होती है, ये जो है कंपन के लंबवत होती है, कंपन के लंबवत होती है। ठीक है, लंबवत होती है। और इसका एग्जांपल में कौन आएंगे, तो प्रकाश आता है आपका, प्रकाश इसका सबसे बढ़िया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, पूछ रहा है कौन सा अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, तो ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, बाकी सब आ जाएंगे आपका। तो ध्वनि जो है अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में नहीं चलती। ध्वनि कैसे चलती है, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडिनल नहीं। इसमें क्या होता है, जो कंपन होता है, कंपन कंपन जो है कंपन के समानांतर होता है, इसमें कंपन के समानांतर तरंग गति होती है, तरंग गति होती है। कंपन के समानांतर क्या होगी, तरंग गति होगी। तो कंपन के समानांतर इसमें जो है तरंग गति होती है, कंपन और उसके समानांतर तरंग गति होती है। और ये किस में चलेगा, तो ये सब में चलता है, ठोस में भी चलेंगे, द्रव्य में भी चलेगा और गैस में भी गमन करेगा, सब चलेगा, इसको माध्यम चाहिए। तो इस तरह से हमारा ध्वनि क्या हो गया, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी, ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल हो जाएगी। चलिए ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। इकार्डियोग्राम जो है अधिक नजदीकी से किसका संबंधित है, तो देखिए इकार्डियोग्राम जो है ये आपका जो है डॉपलर इफेक्ट से इफेक्टेड है। डॉपलर इफेक्ट जो है क्या बताते हैं, डॉपलर ये जो है इकार्डियोग्राम जो होता है, इकार्डियोग्राम जो है आपके हार्ट का अल्ट्रासाउंड निकाला जाता है, हार्ट का अल्ट्रासाउंड निकाला जाता है, जिससे जो है हार्ट का जो है आपका जो है इमेज बनाया जाता है, अल्ट्रासाउंड की मदद से जो है हार्ट का इमेज बनाया जाता है, ताकि जो है उसका ब्लड क्लॉट हो रहा है कहाँ पे, ब्लड का फ्लो कहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, कौन सा वाल्व खराब है आपका, नहीं, ये सब का पता लगाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करते हैं। एक तरह से क्या होता है, तो एक तरह से ये हार्ट का क्या होता है, एक तरह से हार्ट का जो है सोनोग्राफी होता है, जिसमें हम लोग उसकी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमको चीजें समझ में आए। इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें डॉपलर साहब का डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसमें डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, तो डॉपलर इफेक्ट जो है जो आपका स्रोत होता है और स्रोता के बीच में जो अपेक्षित
चाल होती है, अपेक्षिक जो दूरी होती है, उसमें जो है आवृत्तियां कैसे बदलती हैं, इसके बारे में जो है आपको डॉपलर साहब ने बताया। तो डॉपलर का जो प्रभाव होता है वो ये बताता है कि जब श्रोता और स्रोत क्या हो, दोनों क्या हो, एक दूसरे के जो है सापेक्ष गतिशील हो। अगर श्रोता और स्रोत जो है एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील है तो उनमें जो है आवृत्तियां जो है कैसे बदलेंगी इसके बारे में बताता है। तो ये होता है आपका जो है N0 V0 प्लस माइनस V और इक्वल टू होता है आपका NS, आपका जो है VS और प्लस माइनस आपका जो है V होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो है ये सोर्स जो होता है, सोर्स की जो है बोला जाता है जो है आपका ये आपका जो है सोर्स की जो चाल होती है, ठीक है, ये आपका जो है ऑब्जॉर्बर है। NO मतलब क्या होता है, ये जो है NO मतलब ऑब्जॉर्बर की आवृत्ति होती है। NO मतलब ऑब्जॉर्बर मतलब जो श्रोता होता है, श्रोता की आवृत्ति होती है, ये श्रोता की आवृत्ति है। दूसरा क्या है, ये जो है श्रोता की चाल है, ये श्रोता की चाल है। और भी क्या है, ये जो ध्वनि आ रही है उसकी जो है चाल होगी, ठीक है, ध्वनि जो आ रही है उसकी चाल होगी ये। और दूसरा क्या है, ये जो है आपका स्रोत जो होता है, स्रोत की आवृत्ति होती है, और स्रोत की आवृत्ति होती है, और इसको हम लोग स्रोत की आवृत्ति होती है, और ये हो जाएगा आपका जो है V प्लस माइनस VS। ये होता है स्रोत की आवृत्ति होती है, और ये स्रोत का चाल होता है, स्रोत किस गति से जो आगे बढ़ रहा है, और ये जो है आपका ध्वनि की चाल होती है, ठीक है, ध्वनि की चाल। तो ये क्या होती है आपका, देखिए ये जो V होता है ये आपकी ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल हो जाएगी। ये क्या है, स्रोत की चाल। ये क्या है, स्रोत की आवृत्ति है। ये क्या है आपका जो श्रोता है, श्रोता की चाल है। ये क्या है, ध्वनि की चाल है। ये क्या है, स्रोत की आवृत्ति है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग को पता है कि जब क्या हो, दोनों एक दूसरे के नजदीक आना शुरू करेंगे तो आपको इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ती हुई सुनाई देगी, आपको तेज सुनाई देगा आपको, ठीक है, आवृत्ति जो है बढ़ता हुआ सुनाई देगा आपको। तो ये जो है डॉपलर इफेक्ट के रूप में काम करता है। तो ईडोकार्डियो आप बोला किस सिद्धांत पे काम करेगा, तो डॉपलर इफेक्ट के रूप में काम करेगा। जैसे ट्रेन का जब होता है क्या होता है, देखते हैं डॉपलर इफेक्ट ही बताता है। जब स्टेशन पे आप खड़े होते हो, स्टेशन की ओर ट्रेन आती है तो देखते हैं उसकी आवृत्ति बढ़ी होती है, और जब स्टेशन से ट्रेन दूर जाती है तो क्या होता है, उसकी कम हो जाती है। वही दोनों की गति को बताता है, वो आवृत्ति जो है बताता है। सोनार का पूरा नाम क्या है, सोनार का नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। ये होता है आपका जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, साउंड नेविगेशन। और इस सोनार का क्या कहते हैं, तो ये जो है पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जो है जहाज होता है उसका पता लगाने का, जहाज या फिर किसी और चीज का पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। पानी के अंदर, पानी के अंदर जो है किसी वस्तु की जो है गति, दिशा, गहराई पता करने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग जो है समुद्र के अंदर वस्तु, जहाज, समुद्र के अंदर जो है जो आपका वस्तु जहाज होगी, समुद्र के अंदर वस्तु जहाज की दिशा, गति, स्थिति पता पता करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सोनार, सोनार में कौन सा तरंग का इस्तेमाल करेंगे, तो अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है, सोनार की मदद से क्या मापेंगे, हवाई जहाज की दूरी, हवाई जहाज में नहीं करते, जंगल में जानवरों की नहीं, वायुयान की ध्वनि की पिच नहीं, किसका करेंगे, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति, दूरी, दिशा और गति का पता लगाएंगे हम लोग, ठीक है। हवाई जहाज की जो है दूरी वगैरह, अल्टीमेट वगैरह ऊंचाई से मापते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति पता लगाएंगे सोनार से हम लोग, ठीक। सोनार, सोनार का क्या था, साउंड
नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, चलिए अगला देखिए। शब्द रडार व्युत्पन्न है। शब्द रडार क्या होता है? तो इसका होता है जो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और रेडार में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो है इसमें रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेडियो वेव का इस्तेमाल करके जो है कोई विमान वगैरह आ रहा है या कोई चीज जो है आपके एरिया में आ रहा है कि नहीं, उसको पता लगाते हैं हम लोग। रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। तो रेडियो वेव का इस्तेमाल करके जो है हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसका हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है रडार का फुल फॉर्म। चलिए, तो इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, तो आपका रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो है हम लोग आसानी से जो है किसी भी जो है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सके। जहाज वगैरह को जो है, जो जहाज वगैरह होता है उसको भी जो है एक तरह से जो है दिशा दिखाने में भी जो है इसकी मदद ली जाती है। ठीक है, तो हम लोग जो है इस सेशन में बस इतने ही क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगले सेशन में हम लोग जो है बाकी के प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ।